ट्राई सिटी में गंभीर बीमारियों और आईसीयू देखभाल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल मोहाली की क्रिटिकल केयर टीम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और क्रिटिकल केयर, कोविड केयर और वेंटिलेशन के बारे में विभिन्न तथ्यों और मिथकों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर बोलते हुए अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट पुल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर डॉक्टर प्रीति शर्मा ने कहा कि क्रिटिकल या इंटेंसिव केयर जीवन के लिए खतरनाक स्वास्थ्य स्थितियों का निदान या प्रबंधन है, जिन्हें अक्सर लाइफ सपोर्ट सिस्टम की आवश्यकता होती है। इन इकाइयों में सुविधाओं को सबसे अच्छा और सबसे तकनीकी रूप से उन्नत माना जाता है, जो एक अस्पताल दे सकता है। आईसीयू में 24 घंटे 7 दिन स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड नर्स, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट, नर्स प्रैक्टिशनर, डाइटिशियन और फिजिकल असिस्टेंट हैं। वेंटिलेटर, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन, डायलिसिस मशीन, ECHO, हाई फ्लो नेजल कैनुलास, एडवांस्ड कार्डियक मॉनिटर्स, आईसीयू जैसी बेहतरीन तकनीक से लैस अस्पताल ही मरीज की देखभाल का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करता है। डॉक्टर प्रीति शर्मा ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर में ग्रेशियन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में आईसीयू टीम ने कोविड-19 से पीड़ित 700 से अधिक गंभीर बीमार रोगियों का इलाज किया और कई लोगों की जान बचाई। ग्रेशियन अस्पताल में दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ, पानीपत, जम्मू, बरेली, देहरादून, हरिद्वार, मथुरा आदि दूर दूर क्षेत्रों से गंभीर रूप से बीमार मरीज आए हैं और स्वस्थ होकर लौटे हैं। डॉक्टर प्रीति ने यह भी कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में हर 10,000 लोगों पर 60 डॉक्टर हैं, जो वैश्विक औसत से आधा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डाटा से पता चलता है कि देश को 50,000 से अधिक क्रिटिकल केयर विशेषज्ञों की आवश्यकता है, लेकिन क्रिटिकल केयर में औपचारिक प्रशिक्षण और योग्यता के लिए सिर्फ 8,350 डॉक्टर हैं। डॉक्टर प्रीति ने बताया कि कोविड की तीसरी लहर का सामना करने के लिए ग्रेशियन अस्पताल द्वारा कोविड की देखभाल के बारे में नर्सों, डॉक्टरों का नियमित आईसीयू प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बोलते हुए ग्रेशियन अस्पताल में सीनियर कंसल्टेंट और क्रिटिकल केयर प्रमुख डॉक्टर मनिंदरजीत कौर ने कहा कि कोविड-19 और फ्लू दोनों सांस की संक्रामक बीमारी है और एक ही लक्षण को अलग करना मुश्किल है और जांच की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड-19 घातक हो सकता है। कोविड-19 के सामान्य रूप से प्रकार अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है, जिसमें डेल्टा सबसे घातक है। उन्होंने बताया कि लगभग सभी बड़े अस्पताल, चाहे वे निजी हो या सार्वजनिक, इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू है। किसी भी अस्पताल में 10-20 बेड के क्रिटिकल केयर अलग अलग सेक्शन हमेशा भरे रहते हैं। कई लोगों के लिए आईसीयू एक जैसी जगह है, जो ज्यादातर पॉलीट्रामा के रोगियों को लेता है, लेकिन नए युग के संक्रमण और जीवनशैली की बीमारियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वायरल संक्रमण, कोविड-19, डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, निमोनिया, अस्थमा, सीपीओडी, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, स्ट्रोक, सीकेडी में भी आईसीयू की मांग पहले से अधिक है। डॉक्टर मनिंदरजीत कौर कहती हैं कि भारत में 50 लाख रोगियों को आईसीयू देखभाल की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 70,000 आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। अधिक आईसीयू बेड्स की आवश्यकता पर वे बताती है कि बदलती जनसांख्यिकी, जो कि वृद्ध व्यक्तियों के उच्च रक्त अनुपात और कोविड जैसे नए संक्रमण के कारण बुनियादी ढांचे पर बोझ को और बढ़ाएगी। अपने अनुभव को साझा करते हुए ग्रेशियन अस्पताल में इमरजेंसी मेडिसिन कंसल्टेंट डॉक्टर रोहिणी मल्होत्रा ने कहा कि भारत ने लाइफ साइंस इंडस्ट्री में काफी विकास किया है, लेकिन देखभाल विशेषज्ञ बहुत कम है। भारत में प्रति 10,000 लोगों पर लगभग 10,000 बेड्स के अस्पताल हैं, जबकि वैश्विक औसत प्रति 10,000 लोगों पर 30 बेड्स हैं। इसके अतिरिक्त 10 बेड्स के अस्पताल में एक आईसीयू बेड होने की उम्मीद है, जो कि भारतीय जनसंख्या मानक के करीब भी नहीं है। आना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर यूनिट क्या है। ये एक इंटेंसिव थेरेपी यूनिट है और क्रिटिकल केयर यूनिट है, जहाँ स्पेशल डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल का होता है, जहाँ पे हम एक क्रिटिकल केयर, जो ज़रूरतमंद पेशेंट्स हैं जिनकी तबीयत बहुत ही ख़राब होती है, उनको सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। ये एक कंटिन्यूस केयर प्रोसेस है, जहाँ पे बहुत क्लोजली मॉनिटर किए जाते हैं पेशेंट्स, और यहाँ पे हाईली ट्रेन फैकल्टी होती है, जिसमें नर्सेज आती हैं, फिजिशियंस आते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं। सब अपनी अपनी ट्रेनिंग्स करके यहाँ पर भर्ती किए जाते हैं, ताकि पेशेंट का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए। तो ये बाकी जगहों से इसीलिए डिस्टिंग्विश अलग से रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध होती है, जो भी हमें पेशेंट को देनी पड़ सकती है। तो हमारे पास एट ग्रेशियन हॉस्पिटल में 100+ आईसीयू बेड्स हैं, ऑलमोस्ट 30 वेंटिलेटर्स हैं, 24 घंटे सर्विस प्रोवाइड की जाती है। आईसीयू ट्रेंड हमारे नर्सिंग स्टाफ हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं, इन सबको मिला के एक क्रिटिकल केयर टीम बनती है। तो हमारा जो स्पेशलिटीज़ हैं अलग अलग, जैसे कि न्यूरो के, ब्रेन के डॉक्टर हैं या किडनी के डॉक्टर हैं या हम पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, सबकी स्पेशलिटी बैकअप 24 घंटे के लिए रहता है और सारे इक्विपमेंट्स रहते हैं।
जो अगर रेडियोलॉजी है जैसे कि CT MRI करना पड़ सकता है इमीडिएटली, वो भी 24 घंटे वर्किंग रहता है। अल्ट्रासाउंड करना पड़ सकता है, या फिर जो लैब्स हैं हमारी पैथोलॉजी से रिलेटेड, जो भी ब्लड टेस्ट करते हैं हम लोग, ये सब भी 24 घंटे उपलब्ध है। बाकी इको की फैसिलिटी भी 24 घंटे हमें मिलती है इन हाउस। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे हमें पेशेंट्स को मैनेज करना ICU में ईजी होता है। तो केसेस कैसे आते हैं जो ICU में एडमिशन्स होती हैं, कि जैसे किसी की ब्रेन की सर्जरीज हैं, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, सिर में तकलीफ हुई है, हेड इंजरीज हुई हैं, कुछ पेशेंट्स को गले में ट्यूब डली होती है, ट्रेकोस्टोमाइज पेशेंट्स हैं, या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है उसके बाद सर्जरी हुई है, या फिर कोई मेजर सर्जरीज भी होती हैं, या जो पोस्ट थायराइड रिमूवल होता है, या फिर कई बार पेशेंट्स ऐसे शॉक में आते हैं जिनमें उनका BP कम हो जाता है, उसको हम शॉक बोलते हैं। तो उसको मैनेज करने के लिए हमें ICU की टीम चाहिए। तो इसमें ये तरह के सारे जो पॉइजनिंग्स हैं, कुछ हार्ट रेट में वेरिएशन हो गया है, हार्ट अटैक आ गया है, या ब्रेन में स्ट्रोक आ गया है, तो ये केसेस, जैसे लिवर फेल हो गया है, रीनल फेलियर हो गया है, तो इन सब केसेस के लिए भी ICU सेटअप की ज़रूरत है, और ICU में ही इन पेशेंट्स की हम केयर कर सकते हैं। पॉइजनिंग के केसेस हैं, किसी ने कुछ सुसाइड कर लिया, या कई बार स्नेक बाइट हो जाते हैं, इस तरह की सब तरह की पॉइजनिंग्स को हम इसमें ICU में ही मैनेज करते हैं। तो हमारे पास अलग अलग मल्टी स्पेशलिटी ICU होते हैं, जैसे कि मैंने जो आपको केसेस बताए उसी के अकॉर्डिंगली हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि सर्जरी के बाद वाले केसेस कहाँ रहेंगे सर्जिकल ICU में। कोई ब्रेन वाले पेशेंट्स हैं उनका न्यूरो ICU रहता है, जो कि सांस से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि एस्थमा की, COPD है, निमोनिया है, और कोविड निमोनिया है, इन सब के लिए रेस्पिरेटरी ICU रहता है जब भी किसी को ऐसी तकलीफ बढ़ जाती है। एक कार्डियक केयर यूनिट रहती है जहाँ पे हार्ट से रिलेटेड सारे पेशेंट्स होते हैं। ऑर्थो ICU है जहाँ पे ऑर्थो की हड्डियों की, बोन्स की सर्जरीज होती हैं, उसके बाद ऑर्थो ICU में रहते हैं पेशेंट्स, या फिर एक जनरल ICUs भी हैं। कुरुक्षेत्र के निवासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रीति शर्मा, क्रिएशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से सीनियर कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर बोल रही हूँ। आज हमने एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है आप सबको ये बताने के लिए कि हमें कोविड से अभी भी डर के रहना है, और हमें जो सेकेंड वेव हमने देखी जिसमें हमने बहुत सारे मरीज, 700 के करीब मरीज ट्रीट किए, और उसमें बहुत दुविधा आई ट्रीटमेंट के दौरान भी, और बहुत मरीज सिक हुए जिनमें बहुत कम उम्र के लोग थे जिनको बहुत सिवियर इलनेस हुई। तो ये सब देखा, और बहुत ज़्यादा संख्या में बीमारी थी बिकॉज ऑफ द डेल्टा वेरिएंट जो हमने फेस किया अपनी कंट्री में। तो अभी ये है कि आज की डेट में हमें क्या चीज़ें देखनी चाहिए या क्या ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें सिम्टम्स को तो कभी भी अवॉइड नहीं करना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम इसको छोड़ दें। जैसे कि आपका बुखार है, खांसी है, ज़ुकाम है, या सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा, या लॉस ऑफ टेस्ट स्मेल अभी भी है, या जो जोड़ों में दर्द है, या कहीं बॉडी एक हो रहा है, तो इसकी वजह से जो भी दिखते हैं, अगर आपको लगता है कि कॉमन फ्लू ही है, हो सकता है कि कॉमन फ्लू भी हो, लेकिन उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक ही मात्रा है कि हमें कोविड टेस्टिंग करानी है। अगर वो कोविड टेस्ट नेगेटिव है तो हम मान सकते हैं कि कॉमन फ्लू और थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि हमें अपनी पल्स ऑक्सीमीट्री, जिसको हम ऑक्सीजन सैचुरेशन कहते हैं, उसको मॉनिटर करना है ताकि हमारी ऑक्सीजन लेवल्स डिप ना हो। अगर डिप होते हैं तो हमें हॉस्पिटल रिपोर्ट करना है। एक बेसिक एडवाइस ज़रूर लें अपने डॉक्टर से, चाहे वो माइल्ड डिजीज़ हो, ताकि आपकी प्रॉपर से ट्रीटमेंट हो पाए और वो सिकनेस की तरफ नहीं जाए कि पेशेंट इतनी सिचुएशन में पहुंच गया है जहां पे हम मैनेज ही ना कर पाए। जैसे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन अगर 90-94 के पास पहुंच गई हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना है और हॉस्पिटल ज़रूर जाना है और उसको फॉलो करना है। तब तक के लिए थर्ड वेव का अंदाज़ा है कि अगस्त सितंबर में शुरू होकर पीक हो जाएगी अक्टूबर में, तो वो हम सब अभी तो नहीं बता सकते हैं, प्रेडिक्शंस ही हैं। लेकिन हम उसके लिए अपनी वैक्सीनेशन ज़रूर चाहेंगे कि सब लोग अपनी अपनी वैक्सीन लगवाएं, पहली डोज लगवा के, दूसरी डोज लगवा के भी 2 हफ्ते निकल जाएं, तब हम थोड़ा सेफ होते हैं, सेफ जोन में होते हैं। पर उसका मतलब अभी भी नहीं है कि हमें कोविड नहीं हो सकता। ज़्यादा मात्रा की ये बात है कि उसमें सिवियर इलनेस का कोविड होना कम संख्या में है। 94% प्रोटेक्शन देता है कि आपको बहुत सिकनेस नहीं होगी कोविड के दौरान। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें जिसमें आपका वेयरिंग ऑफ द मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अवॉइडिंग क्राउड्स। तो ये आपको थोड़ा ज़्यादा गठन नहीं करने हैं अभी भी, तो अभी थोड़ी सी प्रोटेक्शन रखें बिकॉज US यूरोप में अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं, थर्ड वेव चल रही है, तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमारी यही आपसे आवेदन है कि आप लोग अपना अपना ध्यान अपने अपने घरों पे रखें, अपनी इम्यूनिटी बना के रखें, अपना पानी का इंटेक अच्छा रखें, विटामिन C लें, नेचुरल विटामिन C लें, विटामिन D का इंटेक रखें। तो इन सब चीज़ों से आपकी इम्यूनिटी बनी रहेगी और जब भी कुछ ऐसे लक्षण आपको नज़र आते हैं तो आप ज़रूर अपनी टेस्टिंग कराएं और हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहिणी मल्होत्रा, इमरजेंसी ग्रेशन हॉस्पिटल, इमरजेंसी हेड ऑफ डिपार्टमेंट।
एक्चुअली हमारे पास हर तरह के पेशेंट्स आए हैं पहले वाली वेव्स में भी, जैसे लेवल 1 जिनकी सैचुरेशन 94 से ऊपर थी, लेवल 2 जिनकी 94 से कम और 90 से ऊपर थी, लेवल 3 जो 90 से भी नीचे थी। तो लेवल 1 के हमने बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो सिम्टम्स के साथ आए हैं और उनका एंटीजन हमने देख करके उनको हमने ट्रीटमेंट दिया है एंड उसके बाद घर भेजा है ट्रीटमेंट करने के बाद। एंड लेवल 2 के पेशेंट्स और लेवल 3 के पेशेंट्स जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा पेशेंट में कम हो जाती है, उनको एडमिशन का नीड रहता है। तो वैसे पेशेंट्स हमने सेकेंड वेव में बहुत ज़्यादा देखे हैं और उसमें मोस्टली जो पेशेंट्स थे वो यंग पेशेंट्स थे। तो उनमें हमारा काफ़ी ये एक्सपीरियंस रहा है कि यंग पेशेंट्स जो जिनको पहले कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ कुछ भी नहीं था, उन लोगों को पहले से मतलब अवेयरनेस 10-15 डेज दे हैड सिम्टम्स, उनको सिम्टम्स थे बट वो हॉस्पिटल में नहीं आए क्योंकि ये अवेयरनेस उन लोगों में थी ही नहीं कि मतलब कोरोना इतना बुरा भी हो सकता है कि कोविड के इतने सिम्टम्स उनके बुरे हो सकते हैं कि उनको लंग्स में पूरा इन्फेक्शन हो सकता है। और एंड मोमेंट में जब उन्होंने हॉस्पिटल में आया, जो इतनी दूर से हमारे पास पेशेंट आए, तो वो ऐसी स्टेजेस पे पहुंचे इमरजेंसी में जहाँ की उनके कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट हो गया इमरजेंसी में ही और सर्वाइव ही नहीं कर पाए। और कई पेशेंट्स ऐसे थे जिनको मतलब उसी टाइम पे इंट्यूबेट करना पड़ा और कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बाईपैप जो ऑक्सीजन के लिए हमें कुछ भी रिक्वायरमेंट जो था उनको देना पड़ा और उसमें बहुत सारे यंग पेशेंट्स थे। तो इसके लिए हमारा यही है कि वैक्सीनेशन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकते हो उतना करवाइए क्योंकि वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम वैक्सीनेशन से आपका इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होगा और अगर सिम्टम्स आते भी हैं तो वो इतनी बुरी तरीके से नहीं आएंगे। और बाकी ये है कि अभी हम लोगों ने अपने सारे नर्सिंग स्टाफ का और क्या कहते हैं डॉक्टर्स का जो भी हमारी पहली 2 वेव्स के जितने भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनके रिगार्डिंग हमने उन लोगों की ट्रेनिंग्स शुरू की हुई हैं और हम 3rd वेव के लिए उसी तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर भगवान ना करे कि हमें दोबारा से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े तो हमारी जो इमरजेंसी टीम है, क्रिटिकल केयर टीम है, हमारी नर्सिंग टीम है, ये सब लोग ट्रेनिंग्स में अभी लगे हुए हैं और हम उस चीज़ के लिए अपनी प्रिपरेशन अच्छे से रख रहे हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।